दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला दे दिया है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। केजरीवाल 3 हफ्ते तक जेल से बाहर रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय होना अभी बाकी है। हालांकि अभी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दौरान साफ कर दिया गया था कि जमानत पर मिलने के बाद भी केजरीवाल आधिकारिक काम नहीं कर सकेंगे। यानी जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इसके अलावा केस से जुड़ी बात करने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। शराब घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ये पहली बार होगा जब ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। पहली बार चार्जशीट में केजरीवाल का नाम बतौर आरोपी लिखा जाएगा। ईडी ने केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का किंगपिन बताया था और आरोप लगाया था कि शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में वो सीधे तौर पर शामिल है। उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत यहां पर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का फैसला यहां पर किया है। तो अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो अब उनके बाहर आने से इस चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। तो वहीं उनके वकील ने 4 जून तक जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत यहां पर मिली है। हालांकि 1 जून तक वो बाहर रह सकते हैं। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं उसमें यह भी बताया है कि केजरीवाल एक मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर सकते हैं, ना ही वो सीएम दफ्तर जा पाएंगे और ना ही अपने केस से जुड़ी कोई भी छानबीन किसी तरह की करेंगे। सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत मिली है। तो वहीं उनके वकील ऑर्डर लेकर रेवेन्यू कोर्ट से पहुंचे हैं तिहाड़ जेल और थोड़ी देर में केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत यहां पर मिली है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तो अब दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं उन पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई का क्या कुछ असर पड़ेगा, वो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद पता चलेगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं हरियाणा में भी एक सीट तो इसी मामले पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो वो अब चुनाव प्रचार दिल्ली में कर सकते हैं। बीजेपी को कितना नुकसान इसका हो सकता है?
हाँ, नमस्कार पुष्पम जी, जी। मुझे इनवाइट करने के लिए फिर से। जी नमस्कार। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि उनको अंतरिम जमानत मिल गई है और चुनाव में क्या असर डालेंगे। जैसे मैं पहले भी कहते रहा हूँ हम्म। कि भाजपा को उनके बाहर रहने या अंदर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। भाजपा अपने मुद्दों को चुनाव लड़ रही है, जिन मुद्दों को लेकर जी। जो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो जनता समझ रही है और जनता का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। हम्म। बात यह है कि अरविंद केजरीवाल हम्म। जो कि आए सत्ता में इसीलिए थे कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहा था कि मैं कोई भी सहूलियतें नहीं लूंगा, मैं किसी अन्य तरीके से दिल्ली को चलाकर दिखाऊंगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और उन पर 1100 करोड़ रुपए का घोटाला इसका आरोप है और ये हो सकता है कि इससे भी बड़ा घोटाला निकले। अभी तो जांच चल रही है, बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, बहुत सारे सबूत आने बाकी है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन आरोपों के साथ जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल, जी ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है। राजीव यादव जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और वो अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मुख्यमंत्री वाले काम को नहीं कर पाएंगे। आदेश में साफ साफ बताया गया है कि वो ना तो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना ही अपने केस से जुड़ी किसी तरह की छानबीन कर सकते हैं। राजीव जी। जी हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज लगा कि देश में अभी जो है न्याय जिंदा है और पूरी तरीके से जो है केजरीवाल साहब को जमानत दी गई है जो चुनाव प्रचार करने के लिए। ये बहुत बड़ा जो है काम हुआ है देश के लिए और गरीबों को न्याय मिलेगा। देखिए, केजरीवाल साहब ने देश नहीं पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और उनके जो स्कूल, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब आप देखने लायक है और पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। अब आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। तो पूरा हम लोग चुनाव में यही सारे मुद्दे हैं, हम लोगों के लेके जा रहे हैं हम लोग। और केजरीवाल आज पूरा, आप समझिए कि पूरा आवाम यहाँ का, हम लोग आस पास जितने भी लोग हैं यहाँ पे इतना खुश हैं, जो पार्टी में है या नहीं है, हर कोई सवाल यही करता है कि केजरीवाल उनको क्यों जेल भेजा गया। और ऐसे मौके पर जब चुनाव शुरू हुआ तो ये एक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हमारे जो सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, उसके बाद संजय सिंह जी, मतलब उनको जमानत मिल चुकी है। अब केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है। कहीं कुछ भी इस तरीके का मामला नहीं बनता है, कहीं भी कहीं कोई एविडेंसेस नहीं है। और बताइए किस तरीके की चीजें थी, पता लग कितने आइडिया जो है डिलीट कर दिए ईडी ने। तो देश नहीं पूरा जानता था कि ईडी के, मतलब पूरा सीबीआई को जानते थे लोग, पहले ईडी को नहीं जानते थे। आज पूरा देश क्या पूरी दुनिया मतलब ईडी को जानने लगी। गाँव में सच है ईडी ईडी ईडी, मतलब मजाक बन के रह गया है। सारे निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ये कर रहे हैं मोदी जी को चुनाव किसी तरीके से जीतना है, बस उनका एक मकसद है, हमें चुनाव जीतना है और बस ये उनका मकसद था। चलिए ठीक है। अनुज गुप्ता जी, केजरीवाल जी कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी को अगर किसी से खतरा है तो वो आम आदमी पार्टी से खतरा है, मुझसे खतरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इनकी रणनीति अच्छे से समझती है और उनके खिलाफ आवाज उठाती है। अनुज जी, अनुज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल पहले भी लगातार कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो हर रणनीति को समझते हैं और आवाज उठाते हैं। अगर बीजेपी को किसी से खतरा है तो वो आम आदमी पार्टी से खतरा है। फिर से एक बार, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, फिर से एक बार रिपीट करेंगे? अनुज जी, मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से खतरा है तो वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से खतरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है। देखिए, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है इनके। भाजपा को किसी से खतरा नहीं है। भाजपा अपने दम पे चुनाव लड़ती है, अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। जो विकास कराया है हम उसके दम पे वोट मांगते हैं और इन्हीं मुद्दों पर हमें वोट मिलते हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल जिस देश पर आए थे जी,
कि मैं ये सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह जीऊंगा, मेरी आम आदमी पार्टी है, वो सब मुद्दे जो जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे सत्ता में जी, और वो इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, शराब घोटाला, जो आज से पहले किसी ने सोचा नहीं। वो ये कहकर उन्होंने ये शराब ये नीति को लाए थे कि इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी, इससे विकास कार्य बढ़ेंगे, और जो 60% पहले हिस्सेदारी सरकार की थी उसको घटाकर 0% कर दिया, 100% प्राइवेट सेक्टर को लिखकर नीति दे दी। जो एक 750 ml की बोतल पर जिसका एमआरपी 530 रुपए हुआ करता था, सरकार को 329 रुपए, लगभग 330 रुपए राजस्व मिलता था, और उनकी शराब नीति के बाद वो बोतल 750 ml की 560 रुपए की हो गई, और सरकार को 3 रुपए 68 पैसे राजस्व मिलने लगा। मतलब आप समझिए, जो रिटेलर को पहले 33 रुपए मिलते थे बोतल पर, बाद में रिटेलर को 363 रुपए मिलने लगे, यानी सीधे 10 गुना। और सरकार को राजस्व 1/10 कर दिया, 10 गुना कम कर दिया, 10 गुना से भी ज्यादा शायद कम कर दिया। तो ये किस तरह की नीति थी? तो ये भ्रष्टाचार आपको इसके हर चीज में मिल जाएगा, और इसमें बहुत सारे लोग अभी नाम आने बाकी हैं जिनकी संलिप्तता इसमें होगी। केजरीवाल जी मुख्य आरोपी मुझे लग रहे हैं, मैं अपनी दृष्टि से देख पा रहा हूं, और जितना घोटाला बताया जा रहा है ये उससे बड़ा घोटाला है। तो किन मुद्दों पर अब सरकार लोगों के सामने जाकर वोट मांगेंगे? जो खुद भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? तो भाजपा को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा सामने आ गया है। वो जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। चलिए ठीक है राजीव जी, दिल्ली में 7 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया था। अब की बार आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो 4 सीटें आपके खाते में हैं, तो 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो कितनी फाइट आप दिल्ली के अंदर देखते हैं? देखिए, दिल्ली में आज तो अरविंद केजरीवाल जी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पूरी जनता, वहाँ की आवाम, पूरी महिलाएं, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के बच्चे सारे आज मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं कि केजरीवाल साहब को जिता के लाना है। आज 7 सीटें आ रही हैं। देश क्या पूरी देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ है किसी को सरकारी स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा देने का काम हुआ। वहाँ बच्चे जो नीट, IIT और बड़े बड़े सपने सज हो रहे हैं वहाँ पे निकाल रहे हैं। और वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बताइए, एक आयुष्मान योजना, और दूसरी तरफ दिल्ली की योजना देख लीजिए, वहाँ पे 5 लाख का इलाज और 50 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, कि अरविंद केजरीवाल जी किसी ना किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। इस तरीके का माहौल पैदा हुआ वहाँ पे। वहाँ सरकार नहीं चल रहा, लग रहा है जैसे घर परिवार चल रहा है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और केजरीवाल जी के अंदर रहने से उनकी खुद की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में उतर आई हैं, और वो भी काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। जी, पूरा अरविंद केजरीवाल जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी पूरी तरीके से लगी हुई हैं। अब देखिए कितना उन्हें जन सलाह उनकी जो है रैलियों में उमड़ रहा है, किस तरीके से रोड शो हो रहे हैं, उनकी भीड़ आ रही है, पूरी भीड़ आ रही है, पूरा जन समर्थन। ये पूरा दिल्ली में नहीं, पूरे देश में आज उनके लिए जन समर्थन है। हम लोग जगह जगह जाते हैं, जहां जाते हैं केजरीवाल साहब के बारे में लोग बात करने लगते हैं, गलत किया, मतलब हर कोई कहता है कि उनको गलत जेल में भेजा गया। राजीव जी, शुरू में ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हो जाते, लेकिन 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है और वो बाहर आ गए हैं। क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा था कि बीजेपी शायद केजरीवाल को बाहर ना आने दे, लेकिन वो पहले ही बाहर आने वाले हैं और अच्छे से चुनाव प्रचार करेंगे। तो लगता है आपको तो कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। जी बिल्कुल फायदा होगा। और देखिए, देश में वही कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का मैं स्पेशल मतलब बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका। उन्होंने जिस तरह के भाई चंद्रचूड़ जी, मतलब आज पूरा देश ये जान रहा है कि हमको पूरी उम्मीद थी कि क्योंकि हमारे यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, भाई चंद्रचूड़ जी इतने ईमानदार आने पर्सन है कि हमें पता था कि हमें अंदाज था पूरा कि हमारे केजरीवाल साहब बाहर आएंगे निर्दोष है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, ये मान रहा है पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, अनुज गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने राजीव जी से कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, अभी वो दोष मुक्त नहीं हुए, तो इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है जितने भी आम आदमी के कार्यकर्ता हैं। मुद्दा ये है कि आप लोग उन चीजों पर बात करेंगे क्या?
जब आपके सरगना ही इतने बड़े घोटाले में शामिल हैं, शराब घोटाला, जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझकर बता सकता है कि ये शराब नीति क्यों लाई गई, ये सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई, सरकार का बहुत बड़ा घाटा है इसमें, तो केजरीवाल इसमें दोषी क्यों नहीं है? अगर उन्होंने रिश्वत नहीं मिली होती, अगर उन्होंने पैसा नहीं भी लिया होता, तो सरकार का इतना बड़ा घाटा करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? ये जनता का घाटा है। ये अगर आपका राजस्व नहीं आएगा तो आप विकास कार्य कैसे करेंगे? और जो इतना बड़ा राजस्व का पार्ट है उसको आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो ये नीति कैसी हुई? इन मुद्दों पर लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी बात, केजरीवाल जी हमेशा कहते थे मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, करोड़ों रुपए अपने घर के रिनोवेशन में खर्च कर रहे हैं। ये जनता का पैसा नहीं है, ये बचाने के लिए तो आए थे। नया कल्चर लेकर आने को दे कि वीआईपी कल्चर खर्च करूंगा, मैं साधारण इंसान की तरह रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री वाली सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लूंगा। आज की डेट में सब कुछ ले रहे हैं वो। उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, ये आम आदमी के कार्यकर्ता क्यों नहीं बोल पाते हैं? किस मुद्दे पे आप जाएंगे जनता के बीच में और फिर आप झूठ बोलेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा? देखिए, इन सब बातों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता जान चुकी है केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है, सिर्फ ईमानदारी का ढोंग करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार इसके अलावा भी किए होंगे और जो आने वाले समय में आपको जरूर सामने आएंगे। इसलिए आपको जनता का कोई समर्थन नहीं मिलेगा। आप भूल जाइए कि लोकसभा में उनके बाहर आने से इलेक्शन में कोई भी फर्क पड़ने वाला है। अंतरिम जमानत 1 जून तक की है, 2 जून को उनको अंदर जाना है, उसके बाद आरोप तय होंगे और आपके सामने आएगा कि उन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। ठीक है राजीव जी, अभी उनको अंतरिम जमानत मिली है, हालांकि आरोप मुक्त नहीं हुए हैं और वो एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। तो दिल्ली की जनता पर इसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। देखिए, दिल्ली क्या पूरी देश की जनता ने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में किस तरीके से देश को पूरा भटका, मतलब पूरा बदलाव। लोग परेशान है बुरी तरीके से, चाहे हमारा किसान हो, 1 साल आंदोलन में रहा, क्या उसके हालात हो गए। हमारा युवा हो, उसको रोजगार के नाम पे लाठियां दिखे, 20 करोड़ रोजगार देने थे, 12 लाख रोजगार नहीं दे पाए और सारी सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी इन्होंने। धीरे धीरे सरकारी महकमा सब खत्म करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से मतलब घोटाले कितने हुए हैं बताइए। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सच देश के सामने आना बाकी है, पूरी जनता नहीं जान पाई, मुश्किल 5% लोग जान पाए। दूसरा, वैक्सीन का सच बताइए। इतना बड़ा हमारे देशवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को सारा कुछ पता था, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया। किस तरीके से लोग मर रहे हैं आज, लोग यह हालात है। और लोग जब जानेंगे पूरे लोग, अभी तो मुश्किल से 2-4% लोग जान रहे हैं, जब 100% लोग जानेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री का क्या हाल होगा, ये पूरा देश देखने लायक, मतलब देखने लायक होगा। ये राजीव जी, ऐसा पहली बार होगा जब ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी और उसमें केजरीवाल जी के नाम के आगे आरोपी लिखा जाएगा। देखिए, ईडी आप जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, एक एक बच्चा जान रहा है कि ईडी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के इशारे पे काम कर रही है पूरी तरीके से। और बताइए कि ईडी प्रधानमंत्री जी के कितने घोटाले सामने आए हैं जी भाई, कितने सारे घोटाले सामने आए। क्या किया इन्होंने? किसी को जांच करी? अपने नेताओं को क्या किया इन्होंने? किसी को बताइए जो दूसरे पार्टियों के दोषी थे उनको अपनी पार्टी में इन्होंने शामिल किया। तो ईडी तो ऐसे अपने केस दाखिल ही कर रही है, करती रहेगी, उसमें कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई भी सच नहीं है, 1% भी सच नहीं है कहीं भी। और ये हम लोग समझ रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी देश की जनता समझ रही है। ठीक है अनुज जी, इसमें जो भी सच्चाई है वो बिल्कुल सच नहीं है, ऐसा राजीव जी का आरोप है। राजीव जी, मैं आपको एक बात बता दूं और इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जो कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, सब लोग परेशान है। दूसरी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी परेशान है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया जिसने इन 10 सालों में जो अभूतपूर्व विकास किया, जो किसी की सोच से परे है, जो कोई कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और यही वजह है कि हमें इतने अपार जनसमर्थन मिल रहा है, हमारी वोट बैंक बढ़ती जा रही है। खलबली दूसरे राजनीतिक दलों में सभी जाकर एक दूसरे से मिलन कर रहे हैं, ये बना लो, वो बना लो, कैसे मोदी जी को रोका जाए, कैसे भाजपा को रोका जाए। अगर भाजपा अच्छे काम नहीं कर रही है, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के साथ मिलकर मोदी जी की खिलाफत क्यों कर रहे हैं? आप तो अकेले सक्षम होने चाहिए। अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही है, तो जनता पागल नहीं है, जनता वोट क्यों दे रही है?
मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में हर व्यक्ति को सुरक्षा मिली है, हर व्यक्ति को सम्मान मिला है, देश का सम्मान विश्व स्तर पर बहुत बड़ा है और ये दुनिया देख रही है। कभी अमेरिका, ब्रिटेन में भारत की क्या स्थिति होती थी और आज क्या है, यूएनओ में स्थिति क्या होती थी, आज क्या है, ये पूरा देश देख रहा है। हर जनता जानती है, प्रत्येक नागरिक देश का मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों के साथ है। और आप लोग कुछ भी कहते रहे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी अभी जमानत से आए तो आप इतना खुश हो गए जैसे वो जुर्म मुक्त हो गए। अरे भाई साहब, अभी तो आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, अभी तो ये जमानत और ये सब चलेंगे, अंदर जाना आना जाना लगा रहेगा। अभी तो एक घोटाला है, हो सकता है इसके साथ और घोटाले भी आपके सामने आए। केजरीवाल जी क्या है, जिसका चेहरा देश दुनिया सब देखेगी और आप जनता के बीच में जाने लायक रहे नहीं है, इसलिए वोट मांगने का कोई फायदा नहीं है। आपकी पार्टी को क्या इस लोकसभा इलेक्शन में मिलेगा फायदा या नुकसान, वो आपके सामने होगा 4 दिन से। चलिए ठीक है, 4 दिन दूर नहीं है। ठीक है। अनुज जी, अभी आपने गठबंधन की बात कही कि अगर इतना ही वो था तो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन क्यों किया, अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? तो गठबंधन तो आपकी पार्टी ने भी किया हुआ है, एनडीए में काफी पार्टियां शामिल हैं। देखिए, इस गठबंधन और उस गठबंधन में अंतर है। हमारे जो ये राजनीतिक दल हैं जिनसे हम कोलैप्स करते हैं, वो पहले भी करते रहे, लेकिन बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जो आपस में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? जो स्वयं सक्षम होते थे इलेक्शन लड़ने में, सरकार बनाने में, जो कहते थे, दावे चलते थे कि हम अकेले सरकार बना सकते हैं, वो क्यों आपस में गठबंधन कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो सोच है ना, वो यही है कि मोदी जी को रोकना है कैसे, और उस मोदी जी को क्यों रोकना है वो भी बता दूं। मोदी जी को इसलिए रोकना है कि जितने भी ये घोटालेबाज, जितने भी लोगों ने घोटाले किए हैं, मोदी जी एक एक करके सबको सामने लाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, ये सब जानते हैं और सबने घोटाले कर रखे हैं। इसी बात का डर है। ईडी और ये इसका जो खौफ है ना, क्यों है? अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई घोटाला नहीं किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो डर में कैसा? डर रहे ना, इसीलिए ये चाहते हैं कि मोदी जी नहीं रहे। मोदी जी नहीं रहेंगे तो इनके घोटाले जो भी आपस में आएंगे, चोर सब एक जैसे, कोई किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाएगा नहीं। और यही कारण है मोदी जी के आने के बाद जितने भी घोटालेबाज हैं उनकी सबकी हालत खराब। वैसे अनुज जी, सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। सभी दलों को मिलाकर उन्होंने दिल्ली में एक जनसभा भी की थी, सभी को वहां पर बुलाया था और सभी को एकजुट किया था। अब आपने नीतीश कुमार को ही अपनी पाले में बुला लिया, उन्हीं को तोड़ लिया। देखिए, मैंने क्या कहा, नीतीश कुमार जी ने कोशिश की 2019 में और सारे लोगों को लेकर आए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? नीतीश कुमार जी को भी ये समझ में आ गया कि जिनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, जिनके साथ वो मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, वो खुद ही लोग गलत हैं। उनको समझ में उनकी घर वापसी हुई है जी। अगर वो उन लोगों के साथ रहते तो वो समझ गए थे कि वो गलत हाथों में चले जाते, जनता देश हमारे गलत हाथों में चले जाता। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता अगर देश हित में और जनता के हित में कार्य करना चाहता है, भाजपा में उसका स्वागत है। लेकिन भाजपा में रहते हुए कोई घोटाला या गलत काम करने की इच्छा वाला व्यक्ति टिक नहीं सकता। नहीं, वैसे भी नीतीश कुमार को तो राजनीति का एक अच्छा प्लेयर माना जाता है, तब भी उनको लगता है कि अब सरकार गिरने वाली है, वो तुरंत दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं। तभी तो वो बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए, ये बिहार में 9 बार मुख्यमंत्री की भी जनता बिहार की उन्हें पसंद करती है। अब ये जरूर नहीं है नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है तो नीतीश कुमार के सारे मंत्री ही सही हो गए। तो नीतीश कुमार जी के अगर हमारे भाजपा में शामिल हुए हैं तो केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ना कुछ सोचा होगा जी, अच्छा कुछ उन्हें आश्वासन मिला होगा। और नीतीश कुमार भी व्यक्तिगत रूप से तो गलत नहीं। चलिए ठीक है। अनुज, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि दिल्ली में पिछली बार 60 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब की बार गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन में 2 पार्टियों को सीट मिली है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। अब की बार पुराना प्रदर्शन दोहराना काफी ज्यादा मुश्किल है,
क्योंकि स्थिति पहले से ज़्यादा बदल चुकी है। सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं, अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसे चुनाव रहे जहां पर जो एक एक चरणों में बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन अब की बार स्थिति बदल चुकी है। तो दिल्ली में आप किस तरह दोबारा वही प्रदर्शन दोहराना चाहेंगे, कैसे दोहराएंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात का आश्वासन दे रहा हूँ कि परिस्थिति बदली है, लेकिन परिस्थिति अच्छी हुई है भाजपा की। पिछली बार से ज्यादा वोट नहीं, अगर हम 2014 या 2019 की बात करें तो बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ा है, उसका दायरा बढ़ा है, लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ये सिर्फ लोग अफवाह फैला रहे हैं। आपको वास्तविकता 4 जून को दिखेगी। 400 पार सीटें इस बार भाजपा लेकर आ रही है। भाजपा ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, उन सबका फल जनता उन्हें देगी, वोट के रूप में देगी, सरकार बनाकर देगी और 400 पार सीट लाकर देगी। आप देखिएगा, साथ के साथ लोकसभा सीट दिल्ली में जीतेगी और जो पहले मार्जिन से जीती थी उससे बेहतर मार्जिन के साथ जीतेगी। चलिए ठीक है राजीव जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा। अब केजरीवाल शायद थोड़ी देर में या देर रात तक या फिर कल बाहर आ जाएंगे और वो दिल्ली में चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे, लेकिन अभी विपक्षी दल की तरफ से, गठबंधन की तरफ से यह तय नहीं किया गया है कि उनकी तरफ से एक मुख्य चेहरा कौन होगा। जी सर। राजीव जी सुन पा रहे हैं? फिर से सुन नहीं पाया मैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में, देर रात तक शायद तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे और चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, लेकिन अभी गठबंधन की तरफ से यह तय नहीं किया गया है कि उनकी तरफ से मुख्य चेहरा आखिर कौन होगा। देखिए ऐसा ना, मुख्य चेहरा, अब देखिए ये तो चुनाव अब जब जीत के आएंगे सारे लोग, ये तो देखिए मोदी जी जाने वाले, इसमें ये देश का मतलब सबके सामने सच आ चुका है कि मोदी जी जा रहे हैं पूरी तरीके से, और देश का चेहरा कौन बनेगा देखिए ये पार्टियां निर्धारित करेंगी, सब होंगी और जो भी होगा तय किया जाएगा आपस में बैठ के। और मुद्दों पे देखिए चुनाव हो रहा है, पूरा हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, शिक्षा मिले, नौकरियां मिले, उनको किसानों को MSP मिले, उनके जो इनकम बढ़े, ये सारी चीजें चल रही है, महिलाओं को सुरक्षा मिले, ये सारी चीजें चल रही है। इस समय बहुत बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि चेहरा क्या होगा, और जीतने के बाद जो है हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, गठबंधन पूरे जीतने जा रहा हूँ, गठबंधन आपस में तय करेगा, सारे नेता लोग बैठ कर तय करेंगे कौन चेहरा होगा। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन कुछ पाबंदियाँ भी अरविंद केजरीवाल पर लगी रहेंगी। एक तो वो CM दफ्तर नहीं जा सकते और अपने केस को लेकर वो किसी तरह की छानबीन नहीं कर सकते। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।